दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे साथ में है टोयोटा की टाइजर या मैं कहूं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अब इट इज द रीबेस्ड वर्जन ऑफ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ओनली। और टोयोटा ने अपनी पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्चुअली इस गाड़ी को लॉन्च किया। अब कुछ और रीजन भी है इसको लॉन्च करने की, जिनमें से कैफे नॉर्म्स भी हैं, क्योंकि छोटी गाड़ियां हैं। जनरली अगर आप देखोगे टोयोटा के पास में डीजल सोर्स्ड गाड़ियां ज्यादा है। तीन में से दो गाड़ियां तो डीजल सोर्स्ड हैं, बाकी जो है पेट्रोल एक ही है उनके पास में, इनोवा हाई क्रॉस। अब ये क्यों आपको ऑप्ट करनी चाहिए ओवर रेगुलर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स क्या है इस गाड़ी के, और कैसी ये चलती है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, उन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे आज ही इसी वीडियो में। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। ऐसे ही अमेजिंग जो है वो कंटेंट आने वाले हैं। आओ मेरे साथ। देखो, टोयोटा फ्रॉन्क्स को अगर हम बारे में बात करें तो ये एक अच्छा पैकेज बन सकता है, लेकिन इस डिजाइन के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले व्हाई यू शुड एक्चुअली ऑप्ट फॉर टोयोटा फ्रॉन्क्स, उसके तीन चार रीजन है। सबसे पहले तो सर्विस क्वालिटी, जो सर्विस एक्सपीरियंस आपको टोयोटा ऑफर करेगा वो अभी मारुति सुजुकी के पास में नहीं है। रीजन भी उसके पास में बम्बार्डमेंट ऑफ कार्स हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं उसके पोर्टफोलियो में। तो जो सर्विस है, जो तरीके का एक्सपीरियंस है, वो टोयोटा का आपको कंपैरेटिवली सही पड़ेगा। और एक चीज और है टोयोटा के साथ में कि जब आप टोयोटा के बारे में बात करते हो ना, तो 60 मिनट सर्विस वो ऑप्ट करती हैं, हालांकि अपने ब्रोशर में रखती हैं। रियलिटी मैंने कभी देखा नहीं है कि उनकी 60 मिनट सर्विसेज कैसी है। तो 60 मिनट नहीं तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये गाड़ी सर्विस होकर मिल जाएगी। दूसरी, एक्सटेंडेड वारंटी समवेयर, जहां पर फ्रॉन्क से ज्यादा ये क्लेम करते हैं। टोयोटा ने 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी इसके ऊपर ऑफर करी है, जो मारुति सुजुकी नहीं ऑफर करती। वहां पे 2 लाख और वहां पे 2 साल और 40,000 किलोमीटर पे वारंटी है। इनफैक्ट उनकी एक्सटेंडेड वारंटी भी 5 साल और 1 लाख किलोमीटर की है, जबकि इसकी एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल और 2,20,000 किलोमीटर की है। तो विन विन सिचुएशन होता है इस गाड़ी को ऑप्ट करने का। दूसरा मेजर फैक्टर ये है कि इसके ऊपर डिस्काउंट्स बहुत सारे ऑफर होते हैं। तो अगर आप मारुति सुजुकी में जहां पर 5-6 हज़ार रुपए ही डिस्काउंट ले पाते हो, वहां पर टोयोटा फ्रॉन्क्स को अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो आपके पास में डिस्काउंट इज समथिंग जो भर भर के आपको टोयोटा ऑफर करेगी। रीजन बीइंग नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कम सेल होते हैं, स्पेशली दिस टर्बो इंजन। तो अगर आप वो वेरिएंट प्लान कर रहे हो मारुति सुजुकी में जो 10.5-11 लाख रुपए के आसपास फॉल कर रहा है 1.2 लीटर इंजन के साथ में, आप टर्बो के साथ में 30-40 हज़ार रुपए का डिस्काउंट एक्सट्रैक्ट करके टर्बो इंजन खरीद सकते हो, और थोड़े से एक्स्ट्रा प्राइसेस देकर। अच्छी बात यह है कि इसका टर्बो इंजन जो है वो अपर वेरिएंट से स्टार्ट होता है। ये भी एक एडवांटेज है ओवर रेगुलर फ्रॉन्क्स। जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है, जो लुक है इस गाड़ी के कंपैरेटिव टू मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, जिसमें से ग्रिल पार्ट जो है वो चेंज है कंप्लीटली, और ये हेक्सागोनल हुआ है थोड़ा, मैं कहूँ कि बड़ी टोयोटास जैसा। यहाँ पर स्प्लिटेबल टेल लाइट यूनिट्स पे ये डीआरएल जो है वो चेंज हुए हैं, और बाकी लगभग लगभग सेम है। एक चीज़ और, यहाँ से जो है वो एलॉय व्हील इसके चेंज हुए हैं, तो वो लुक काफ़ी डिफ्रेंशिएट कर देती है। हाँ दोस्तों यारों में कहने के लिए कि यू ओन अ टोयोटा, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। आप अपने दोस्तों को बता सकते हो भाई मैं टोयोटा चलाता हूँ। तो ये 2-4 चीजें हैं जहां पर आपको एक्चुअली बेहतर लगेगी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स से। अब फ्रॉन्क्स के ऊपर एडवांटेज क्या है, एक तो उसके पास में वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, कंप्लीटली अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जहां पर ये लिमिटेड वेरिएंट्स या अपर वेरिएंट्स में ही ऑफर करती है। और जो मारुति सुजुकी के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी है आफ्टर मार्केट, वो इसके अंदर तो फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसकंटिन्यू होती है गाड़ी, तो क्या टोयोटा उनको टाइमली लेके आ पाएगी, वो एक क्वेश्चन है। हालांकि प्रॉब्लम इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि मारुति सुजुकी का बैकअप है, और मारुति सुजुकी इनफैक्ट प्लांट में, सेम अपने प्लांट में इसको बनाती है और डिस्पैच करके टोयोटा को हैंडओवर कर दी है, इसीलिए गुजरात नंबर प्लेट भी है। चलो इट्स हाई टाइम कि अब इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों रिव्यू करते हैं टोयोटा की फ्रॉन्क्स या मैं कहूं टोयोटा की टाइजर। अब यहां से अगर आप देखोगे, ये है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, यहां से जो है चेंज हुई है, और ये हेडलाइट यूनिट मुझे ज्यादा पसंद आते हैं कंपैरेटिव टू मारुति सुजुकी। बाकी तो इसका यार मतलब सेम ही है। ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे इतना लगभग सेम ही है। ये पार्ट जो है वो ग्रिल का जो है वो चेंज किया और अच्छा भी लग रहा है ग्रिल के पार्ट में। और नीचे से अगर आप हेडलाइट यूनिट देखें, सेम है भाई, कुछ ज्यादा ऐसा बदलाव है नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस इज एम्पल इनफ, 190 मिलीमीटर की जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन ये लेन चेंज में ऐसा कुछ हेल्प करते नहीं है। अब यहाँ अगर आप देखें, दीज आर द न्यू एलॉय व्हील्स, ये जो है वो कंप्लीटली टोयोटा ने डेवलप किए हैं अपनी गाड़ी के लिए, टोयोटा के लोगों के साथ में। वेंटिलेटेड आपको जो है वो डिस्क ब्रेक्स इसके अंदर ऑफर किए गए हैं विद 195 सेक्शन 60 रेडियल 15 इंचेस। 195 थोड़ा छोटा रह जाता है अगर आप इसको एसयूवी कह रहे हो तो, क्योंकि इसके काउंटर अगर जिससे हम एक्चुअली में इसको मार्केट में कम्पीट होते हुए देखते हैं वो है नेक्सॉन 215, या उसके लोअर प्रोफाइल भी 205 सेक्शन में आते
आते हैं, और ऐसे ही किया या फिर Hyundai की गाड़ियों के साथ में भी उनके टायर साइज़ जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं मारुति सुजुकी एंड टोयोटा के। यहाँ पर जो है वो शोल्डर लाइनिंग आपको क्रोम की दी गई है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड नहीं होंगे, रीजन बीइंग ये OEM फिटेड ही हैं। रिक्वेस्ट बटन हालांकि दोनों साइड दिए गए हैं, यहाँ पर जो है वो काम अच्छा किया है टोयोटा ने। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये है रूफ रेल, और हालांकि प्रैक्टिकल नहीं है, कॉस्मेटिक रूफ रेल ही दिया गया है, आप इनको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो लुक्स को लेके तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये है शार्क फिन एंटेना ऑफर किया गया, अच्छा काम करता है। छोटा सा स्पॉइलर है जो एक अच्छा सा बदलाव, या मैं कहूँ कि एक कैरेक्टर को या मैं कहूँ कि इसके बॉडी के कैरेक्टर को काफ़ी इम्प्रूव करता है। इस प्रोफाइल से भी अगर आप देखें तो प्लास्टिक की क्लैडिंग आपके पास में यहाँ पर है, नीचे भी अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक की क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी होते हुए जाती है, जो अच्छी लग रही है। विंडो लाइन अगर आप देखें तो स्लीक है, काफ़ी पीछे तक होते हुए जो है वो उसको फ्लोटिंग कर दिया गया है, और इस वाले पार्ट से फ्लोटिंग जो है वो देने की कोशिश की है मारुति सुजुकी ने, या मैं कहूँ कि टोयोटा ने। बॉडी कलर आपको हैंडल बार भी देखने को नजर आएंगे। पीछे से ज़रूर मुझे चीज़ें काफ़ी पसंद आई, जैसे कि ये जो कनेक्टिंग आपके पास में टेल लाइट यूनिट है, ये 3D प्रोजेक्शन के साथ में आती है, पीछे तक जो है वो कनेक्ट हो जाती है और काफ़ी इम्प्रूव लगती है, काफ़ी एनहांस लगते हैं इसके लुक्स। मुझे लगता है कि अगर आप इसको नेक्सॉन जैसी गाड़ियों के साथ में compete कर रहे हो तो इसकी हाइट जो है वो एक्चुअली में उतनी होनी चाहिए थी। अगर ये तकरीबन 30 से 40 मिलीमीटर और ऊंची होती है तो ज़्यादा बेहतर लगती, कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो जाती। बाकी तो अगर इसके रियर प्रोफाइल के बारे में और बात करें तो ये जो आप रिफ्लेक्टर यूनिट देख रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकल माउंट किया गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेस ले रहा है एंड बिजी डिज़ाइन ये लग रहा है। 4 आपके पास में पार्किंग सेंसर्स हैं, रिक्वेस्ट बटन, अर्बन क्रूजर टाइजर की बैजिंग इधर है, एंड इसका जो डिपार्चर एंगल है ना वो आप देखो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, जिसकी वजह से इसको पीछे से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे ज़रूर हल्का सा अप्रोच एंगल ज़्यादा लगा मुझे कंपेरेटिवली। और ये है डिफॉगर यूनिट यहाँ पर वाइपर सेट के साथ में, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड एक वॉशर सेट भी आपको देखने को नजर आएगा। बाकी बॉडी कुछ ऐसी लगती है। इस रिक्वेस्ट बटन से इसको खोलते हैं और देयर यू गो विद द रिक्वेस्ट बटन, और एक जो बटन आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये लॉक अनलॉक का बटन है, और इससे गाड़ी जो है वो लॉक हो जाती है। यहाँ पे आपके पास में ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है, और इस ग्रैब हैंडल का बस काम यही है कि ये ऊपर और नीचे करने में, स्लाइड करने में आपको मदद करेगा। ये वो 307 लीटर की बूट स्पेस जो आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगी। लोडिंग लिप ज़्यादा है, और ये ज़्यादा इसलिए क्योंकि डीएनए तो भाई बलिनो की ही है ना इसके अंदर, तो इसलिए डीएनए वहाँ से आने की वजह से आपके पास में ज़्यादा बेटर लोडिंग लिप मिलती है, तो सामान डालने में और निकालने में परेशानी हो सकती है। बाकी कोई समस्या नहीं है। 60/40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स हैं, और ये है आपके पास में ज़्यादा बड़ा पार्सल ट्रे। यहाँ से करते हैं इसको बंद एंड गाड़ी के अंदर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आई, एक तो एडजस्टेबल हाइट एडजस्टेबल सीट आपको उसके अंदर ऑफर किया गया, कोई लेदरेट टच नहीं है पर्टिकुलरली इस वाले वेरिएंट में, और आपके पास में कुछ इस तरीके की फैब्रिक सीट्स ही देखने को नजर आएंगी। इधर आपके पास में लेदरेट सीट है, यहाँ पर आपके पास में थ्रेड दिया गया है ताकि ये ज़्यादा प्रीमियम लग सके। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म के साथ में ये जो आप बटन्स देख रहे हो, आपके पास में ऑटो का मतलब विंडो जो है वो एक ही बार में, एक क्लिक में ऑटो नीचे हो जाती है और ऊपर हो जाती है, और ये एक ही साइड दिया गया है। अगर ये पता नहीं क्यों OEM जो है वो काफ़ी बेहतरीन फीचर है यार, ये मिस कर दें। इनफैक्ट अपने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी अगर आप इस तरफ और नीचे भी सब जगह ऑटो का फंक्शन दे दे, या फिर वन टाइम पुश अप एंड डाउन का बटन दे दे, तो ज़्यादा बेहतर रहता है यार। यहाँ पर जो है वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर के लिए डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, और बर्गंडी कलर जो है वो ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल, या मैं कहूँ लेदरेट टच है। विंडो पैनल कुछ इस तरीके से ऑफर किया गया है, एंड जस्ट लुक एट दिस स्टीयरिंग व्हील, इसमें टोयोटा की जो है बैजिंग आपके पास में है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है लेदरेट टच। अब देखो सीट्स में नहीं है लेदर, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ऐसी ऐसी जगह जो है वो आपके पास में यहाँ पे लेदर टच मिलेगा, लेकिन केवल और केवल कहाँ नहीं मिलेगा, सीट्स में नहीं मिलेगा, जहाँ पर ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। एनीवे फ्लैट बॉटम है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसको ताकि फ्री हो जाए। पीछे आपके पास में जो है पैडल शिफ्टर्स दोनों साइड ही देखने को नजर आएंगे, और टोयोटा की बैजिंग इधर आपको देखने को नजर आएगी। दीज आर द कंट्रोल्स, और ट्रैक चेंज के, वॉल्यूम प्लस माइनस के, म्यूट के। बहुत एंगेजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा बटन्स नहीं है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कॉल पिकअप एंड ड्रॉप एंड वॉइस कमांड का ही बटन है, और इधर जो है वो आपके पास में पियानो फिनिशिंग दी गई है। राइट साइड में केवल और केवल क्रूज कंट्रोल का बटन है और कोई नहीं है। बीच में जो है एनालॉग आपके पास में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है जिससे डिजिटल वाली फील हो। बीच में MID TFT जो है वही है कलरफुल। इसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आप इस साइड से जो है वो ऑडोमीटर, ट्रिप A ट्रिप B को एक्सेस कर सकते हो। इस साइड से जो है वो आप
इसके ग्राफ्स, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, ड्राइविंग टाइम और कितने टाइम से आप आइडल कर रहे हो, और डेट, और ये साथ साथ में मोशन, टॉर्क एंड पावर के जो ग्राफ्स, ये तमाम चीज़ें मेरे को कुछ चीज़ें इसमें एक्चुअली यूजलेस लगी फॉर द सेगमेंट, उसको काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया जा सकता था और मारुति काफ़ी टाइम से ऑफर कर रही है, तो वो ज़रूर मुझे लगता है। बाकी तो अगर आप इसके एसी के वेंट्स देखेंगे और ये पूरा पैनल देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो यहाँ पर जो है वो याद आने वाली है किसकी, बलिनो की याद आएगी। ये जो है वो पैनल भी पूरा बलिनो से ही लिया हुआ पैनल है, और कुछ इस तरीके का पैनल है। इसमें बटन्स दिए गए हैं, फिजिकल बटन है, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई, इधर भी यूएसबी स्लॉट है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, 2 कैन होल्डर्स हैं, लेदर टच आपको जो गियर लीवर पे भी देखने को नजर आएगा, जिसमें अलग अलग मोड्स हैं, आप इसको मैनुअल पे भी ड्राइव कर सकते हो यूजिंग दिस पैडल शिफ्टर्स है। सो अगेन कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कि आपके पास में एक आर्मरेस्ट भी है जिसको आप स्लाइड भी कर सकते हो, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग टू हैव, क्योंकि आजकल ओईएम जो है वो फिक्स्ड आपके पास में आर्मरेस्ट ही ऑफर करते हैं। और कुछ ऐसी ग्लव बॉक्स है, स्पेशियस है ग्लव बॉक्स, और कुछ ज़्यादा है नहीं लेकिन इसके ग्लव बॉक्स में ऐसा बताने का। ऑटो आईआरवीएम, आपको डिमिंग जो है वो आईआरवीएम देखने को नजर आएगा। 2 आपके पास में लैंप है, हालांकि इनको हेलोजन पार्ट भी रखा गया इवन इन द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। यहाँ पर भी हेलोजन है विद अ मिरर, इधर भी जो है वो हेलोजन है विद अ मिरर, और कुछ भी कार्ड स्लिप वगैरह रखने के लिए जगह, स्टोरेज एक्स्ट्रा जो है वो नहीं है। ग्रैब हैंडल जरूर आपको इस साइड मिलेगा, लेकिन इस साइड वो भी कंप्लीटली मिसिंग नजर आएगा। बाकी एक जो है वो वैनिटी लाइट इधर भी है, और ये पीछे के लिए जो है वो शेयर करने के लिए। और ये जो सीट्स है ना वो एक्चुअली कंफर्टेबल है, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे चल सकते हो, कोई परेशानी इस पे होगी नहीं। आपके पास में लंबा सा हेडरेस्ट है, पीछे वाली जगह पर क्या है, इजी इनग्रेस है कि नहीं है, वहाँ पर एक्चुअली में इजी इनग्रेस मुझे कोई परेशानी होती नहीं है। जनरली जो है वो गाड़ी में घुसने में, मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, और उस लिहाज से मेरे पास में डिसेंट लेग रूम है, नी रूम है, आपके पास में छोटा सा फ्लोर हम्प है, एक एसी का जो है वेंट देखने को नजर आएगा विद 2 सॉकेट यूएसबी सी टाइप एंड यूएसबी ए टाइप आपको देखने को नजर आएगा। यहाँ पर कोई भी स्लीव वगैरह नहीं है, मैगजीन होल्डर नहीं है, जबकि आपको दूसरी साइड जो है वो मैगजीन होल्डर देखने को नजर आने वाला है। ग्रैब हैंडल इधर है, इधर जो है वो आपके पास में हेडरेस्ट है, और साथ ही साथ इधर भी जो है वो ग्रैब हैंडल है विद अ कोट हुक। हालांकि अगर मैं अपनी हेडरूम के बारे में बात करूं तो बहुत ज़्यादा नहीं बचता, 5 फुट 10 इंच के हिसाब से हल्का सा ब्रश होता है, बहुत ही हल्का सा, एंड दैट कैन एक्चुअली बी इग्नोर्ड फॉर अ हाइट लाइक 5 फुट 10 इंच। 6 फीट के लोगों के लिए यहाँ पे ज़रूर थोड़ी सी शिकायत मुझे लगता है होने वाली है। बाकी ये हेडरेस्ट जो है वो काफ़ी काफ़ी काम के हैं, और मुझे तो ये काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अब ज़रूर मेरा जो है हेड यहाँ से ब्रश हो रहा है, और लंबे सफर में मुझे लगता है हल्का सा प्रॉब्लमेटिक ये रहने वाला है कंपैरेटिव टू बलिनो है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में कोई भी आर्मरेस्ट जो है वो नहीं है, और एक छोटी सी बॉटल होल्डर आपको इधर देखने को नजर आएगी। हालांकि बॉटल होल्डर उधर भी है, आगे वाले पोर्शन पे भी आपको बॉटल होल्डर्स देखने को नजर आने वाली है। इट्स टाइम कि हम लोग चलें इस गाड़ी के टेस्ट ड्राइव पे, लेकिन उससे पहले आपको इंजन एक्सेस करवा देते ना यार। ये है इसका इंजन बे, और इंजन बे ओपन करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप जनरली और गाड़ियों में भी देखते हो। सो देयर यू गो विद दिस इंजन। और अभी जो लीवर है ना, इसको अटकाने का जो यहाँ पर एक लगा होता है ना प्लास्टिक का, वो यहाँ से उतर के ही गिर गया है, एंड दैट इज़ वेयर ये छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। 1.0 लीटर का ये जो इंजन है वो 100 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, बेहतरीन टॉर्क डिलीवर करता है, एंड अच्छा है ये कंपैरेटिव टू दैट 1.2 लीटर इंजन, उससे बेहतर पंची परफॉर्म करता है। 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी ये आपको जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। हार्शनेस कंपैरेटिवली कम है इसमें, नॉट कंपैरेटिव टू 1.2, उसमें डेफिनेटली 4.4 लीटर इंजन है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसके कंपैरिजन तो हार्शनेस थोड़ी ज़्यादा है इसमें बीइंग 3 सिलेंडर। बट क्या अच्छा है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। वो है इसका माइलेज। जी हाँ, इसको ये काफ़ी अच्छा माइलेज देता है, और इस माइलेज में आप इसको समझें कि तकरीबन 19.5 के करीब का जो है क्लेम करता है फॉर ऑटोमेटिक, एंड 21 के करीब क्लेम करता है ऑन मैनुअल। तो ये रियल लाइफ में मुझे समवेयर अराउंड 14 किलोमीटर पर लीटर के करीब का माइलेज दे रहा है अभी ऑटोमेटिक पे। और गाइस चलाते हैं ये टोयोटा की टाइजर, ये है इसकी छोटी सी की वॉब जैसे मारुति सुजुकी में मिलती है, और यहाँ पर टोयोटा की जो है वो बैजिंग आ चुकी है। इसको रखते हैं, और इंजन स्टार्ट का बटन इधर दिया गया है, इसको लगाते हैं, और मीन वाइल अपनी सीट बेल्ट भी जो है वो लगा लेते हैं। अब यहाँ पर पैडल शिफ्टर से पहले मैं आपको ड्राइव मोड पे जो है वो चला के दिखाता हूँ, और उसके बाद में जो है वो आपको स्पोर्ट्स मोड पे चला के दिखाऊंगा। सस्पेंशन आर गुड, और आगे थोड़ा सा हिंड्रेंस है, ये देखिए
आसपास के लोकलाइट्स ने जो है वो थोड़ा सा अपने फार्म्स को पानी देने के लिए ये जुगाड़ किया हुआ है। वी आर एट 85 राइट नाउ और काफ़ी मज़ेदार है यार ये इंजन ना, मतलब इट इज़ रिलैक्स्ड एंड द अदर साइड एंड ऑन द अदर साइड इट इज़ ऑल्सो पंची, तो रिलैक्सिंग भी है। तो चलिए इसको करते हैं अब स्पोर्ट्स मोड पे और पैडल शिफ्टर्स की मदद से जो है वो यहाँ पर करेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ कर लेता हूँ। ओके ओके देयर यू गो, हम 80 पे पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर हम ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ना करते तब हम 80 तक नहीं पहुंच पाते। चलो यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल दोबारा से ऑन कर देते हैं। अब जरा मैं बता देता हूँ उसके बारे में, इस इंजन के बारे में। ये 1.0 लीटर का जो इंजन है ना, रिफाइंड है। ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि 3 सिलेंडर है एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। इसके कहीं पर भी वाइब्रेशन नहीं है थ्रू आउट द बॉडी। आपको ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग व्हील पे वाइब्रेशन फील होने लग जाए, बॉडी पैनल पे वाइब्रेशन फील होने लग जाए, तो उसकी समझ से इसके अंदर कुछ भी नहीं है। रिफाइनमेंट लेवल एट पीक है और ये हर एक पॉइंट से जो है वो एक सुजुकी या मैं कहूँ जापानीज लगती है फॉर दैट मैटर। और ये इंजन हालांकि बूस्टर जेट इंजन जो है वो काफी टाइम से पहले जो इंपोर्ट किया जाता था, अब ये ज़्यादा बेटर वर्जन है पुराने वाले इंजन से। आपने ये इंजन जो है वो बलिनो RS एडिशन में देखा था, तब ये इंजन आया करता था। और अब इसके अंदर ऐसे कुछ ज़्यादा टैक्सेस लगते नहीं। पहले तो इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से ये और भी ज़्यादा महंगा हो जाया करता था। और ये जो इंजन है पंची है, आपको अच्छा खासा रेव करता है। अराउंड 3000 के अंदर अंदर अगर आप इसको रेव कराओगे तब इसका टर्बो जो है वो बिल्कुल एक्टिवेटेड फील करता है। और ट्रिपल डिजिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मुझे लगता है अराउंड 12 सेकंड्स के अंदर अंदर ये 0 to 100 कर लेता होगा। तो ये 100 bhp प्रोड्यूस करता है, अराउंड 100 bhp। और उस 100 bhp के साथ में जो टॉर्क डिलीवरी है वो भी काफी अच्छे तरीके से मैच की गई है इस इंजन के साथ में। और इस इंजन की रिलायबिलिटी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको काफी पसंद आएगी इस इंजन के साथ में। अच्छा, सस्पेंशन सेटअप आर गुड, मतलब उनके साथ में मैकफर्सन स्ट्रट लगाया गया है, टॉर्शन बीम लगाई गई है, तो वो जो सस्पेंशन सेटअप है वो गुड फॉर हाईवेज एज वेल एज फॉर सिटी है। हाईवे पे जो है वो स्टेबल रखती है गाड़ी को। ऐसा नहीं है कि आपको बॉडी रोल बहुत ज्यादा फील हो रही हो। राउंड द कॉर्नर्स आपको हल्की फुल्की जो है वो बॉडी रोल इस गाड़ी के साथ में समझ में आएगी, बट वो ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करे। लेडरॉन फ्रेम जैसे जो है वो नहीं है सेटअप यहाँ पर कि आपको लेडरॉन फ्रेम जैसी बॉडी रोल नजर आए। ये बॉडी रोल और इग्नोरेबल है टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ और चीजें हैं जैसे कि इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफी सॉफ्ट है, फॉर सिटी इट इज गुड। और हाईवे के साथ में जो है धीरे धीरे वेट गेन करने लग जाता है, तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कुछ और ज्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है नहीं टू बी वेरी फ्रैंक। तो स्टीयरिंग व्हील मुझे काफी पसंद आया, इसका लेदरी टच भी है। और आसपास अगर आप देखें तो जितने भी बटन्स दिए गए ना सारे एर्गोनॉमिकली डिजाइन किए गए, तो आप अपना हाथ उठाओ और इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हो आप किसी भी पार्ट पर। और ये वाला जो पैनल है ना काफी बड़ा तो डिजाइन किया गया है, और मुझे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है जब मुझे यहाँ पर बोनट देखना पड़ता है। तो क्लस्ट्रोफोबिक जगहों पर हल्का फुल्का आपको लग सकता है कि यार गाड़ी उस पर्टिकुलर पॉइंट से मुड़ेगी कि नहीं, क्योंकि आपके पास में जो है वो डायगनली विजिबिलिटी थोड़ी कम है कंपैरेटिव टू स्ट्रेट की। स्ट्रेट तो फिर भी मुझे थोड़ा बहुत जो है उसका बोनट दिख रहा है, लेकिन डायगनली परेशानी जरूर है। ए पिलर जो है वो थिन है और वो ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं करता है। ब्लाइंड स्पॉट माने वो पर्टिकुलर स्पॉट जहां पर गाड़ियां पीछे से आने वाली गाड़ियां जो है वो विजिबल नहीं हो पाती हैं, और एक पर्टिकुलर स्पॉट बन जाता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है, वो एक पर्टिकुलर व्यूइंग पॉइंट होता है जहां पर गाड़ी जो है वो दिखती नहीं है। तो वो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो क्रिएट नहीं होने देता एटलीस्ट फॉर द फ्रंट पार्ट। और जनरली हम ब्लाइंड स्पॉट जो है रियर वाले पार्ट में कंसिडर करते हैं, बट फ्रंट में भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएशन होता है जब ये आपके व्यू में आता है, यानी कि ए पिलर जो है वो आपके व्यू में आता है, तो वो नहीं होने देता है। ORVM इज ऑफ डिसेंट साइड, थोड़ा और बड़ा होता तो मुझे लगता ज्यादा बेहतर, क्योंकि जो इसका ORVM है वो एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड किया गया है बलिनो से ही, वही रखा गया है। तो SUV की जो फील है उस पर्टिकुलर ORVM से आती नहीं है। बड़ा सा जो है ORVM लगे तो मजा आए। और पीछे का व्यू हालांकि काफी अच्छे से दे देता है, इसके एक्सेस पॉइंट जो है सारे यहीं पे ही है, आप चाइल्ड लॉक वगैरह भी यहीं से जो है वो एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ में ऑटो होल्ड एक्चुअली नहीं आती है, HUD डिस्प्ले जरूर आती है। और हेड्स अप डिस्प्ले का एडवांटेज एक्चुअली है जब आप हाईवे पे तेज स्पीड पे चला रहे हो, 120-130 के आसपास, जब आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो तब आपको जो है वो जरूर लगेगा कि यार मुझे ये HUD डिस्प्ले या हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो अब मेरे काम की है। बाकी अगर आप नॉमिनल स्पीड पे चला रहे हो 50, 60, 100 के अंडर चला रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है कि ये आपको ज़्यादा काम भी आने वाली है। एंड ऑब्वियसली उसका रीज़न ये है कि आपको एक ब्लिंक करना है और आपकी सारी डिटेल जो है वो
यहाँ पर प्रेजेंट है, या फिर इनफैक्ट मैं कहूँ कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी विजिबल रहने वाली है। एयर कंडीशनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो अभी मैंने गर्मियों में इस गाड़ी को चलाया नहीं है, बट ऑब्वियसली मैंने फ्रॉन्क्स ड्राइव की है, और इनफैक्ट मेरे फैमिली में जो है वो एक फ्रॉन्क्स सीएनजी भी है, तो वो गाड़ी जो है वो एसी में कोई परेशानी है नहीं। मारुति सुजुकी एंड टोयोटा इन दोनों ही कंपनीज के साथ में ये है कि वो अच्छा बड़ा जो है वो यहाँ पर कंप्रेसर यूनिट रखते हैं, जिसकी वजह से जो एयर कंडीशनिंग सेटअप है पूरा वो बिल्कुल अच्छा रहता है, नाइसली ट्यूब्ड रहता है, नाइसली डन रहता है, नाइसली इंजीनियर्ड रहता है, जिसकी वजह से जो केबिन है वो ठंडा रहता है, तो एयर कंडीशनिंग यूनिट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंड द कॉर्नर्स आपको इजी मैनेवर ये देगा, और आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी गाड़ी जो है इस पर्टिकुलर स्पॉट से नहीं निकल सकती। आपके पास में लगभग सारे व्यूइंग एंगल रहते हैं और 360 डिग्री हेल्प करता है। हालांकि वो कैमरा मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। इसका जो नाइट ड्राइव व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है यार, मतलब 3 आपके पास में बैरल्स हैं, और वो तीनों के तीनों बैरल्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जो है वो विजिबिलिटी देते हैं इन द नाइट। अगर आप बहुत डार्क नाइट में भी गाड़ी को लेके चल रहे हो तो भी आपको जो है वो अच्छी खासी विजिबिलिटी देते हैं। थ्रो बहुत अच्छा है इस गाड़ी के साथ में। अब जरा ना ट्रांसमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके साथ में जो लगा हुआ ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन सेटअप है वो अच्छा ट्रांसमिशन है, और टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में जो है गाड़ी आती है और क्विक शिफ्ट करती है। थोड़ा सा लैग जरूर है, हल्का सा प्लान करती है, जब आप अचानक से एग्रेसिव होते हो ना, हल्का सा प्लान करेगी, उसके बाद में जो है वो एक अच्छा पिक हालांकि देती है आपको। तो इस गाड़ी के साथ में आप हाईवे ड्राइव्स बहुत अच्छी समझो, मतलब जब आप हाईवे पे लेके इस गाड़ी को चलोगे तो कभी निराश नहीं करेगी, उसके लिए बनी हुई है। हालांकि सिटी के लिए 100 PS की पावर फॉर अ कार लाइक दिस छोटी है ऑब्वियसली सेगमेंट में, और उसके लिए सफिशिएंट इनफ है, बहुत ज़्यादा ही है, इनफैक्ट जितनी चाहिए आपको उससे ज़्यादा है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। और माइलेज के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो जो इस गाड़ी के साथ में फिलहाल मैं माइलेज निकाल पा रहा हूँ दैट इज़ 14 किलोमीटर पर लीटर सिटी में, जबकि मेरी ड्राइविंग जो है वो ज़्यादा थ्रॉटल पुश करने की है। जो मेरी हमेशा से ड्राइविंग स्किल्स के साथ में इशू रहा है कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक थ्रॉटल जो है पुश करके रखता हूँ, धीरे नहीं चलाता, एग्रेसिव ड्राइविंग के तरफ है मेरी ड्राइविंग। इस वजह से जो है वो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं जितना माइलेज निकाल पा रहा हूँ उससे मच बेटर जो है वो माइलेज आप यहाँ पर निकाल पाओगे। अभी भी 13.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो इस पूरी ट्रिप का है, जिसमें मैंने ये तकरीबन 400 किलोमीटर चलाई है, और आप चाहो तो इससे आराम से 15-16 का माइलेज सिटी में एक्चुअली में निकाल पाओगे। और माइलेज के मामले में कोई शिकायत एक्चुअली है नहीं। बाकी सर्विस मेंटेनेंस उन सब चीज़ों को लेके अभी भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अभी कोई बहुत ज़्यादा कस्टमर से मैं मिला नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिला हूँ जो एक्चुअली इस पर्टिकुलर गाड़ी को चला रहे हो इन दिस पर्टिकुलर इंजन, ये 1.0 लीटर का इंजन। बाकी इट इज़ ओवरऑल अ ग्रेट पैक। आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो। सेंस बनाते हैं फॉर दोज पीपल जो 1.2 लेना चाहते हैं, और 1.2 के साथ में इट इज़ एक्चुअली ए ग्रेट कार फॉर दोज पीपल जो 1.2 लेना चाहते हैं, फ्रॉन्क्स ले रहे हैं, अपर वेरिएंट ले रहे हैं, डेल्टा सेटा वेरिएंट ले रहे हैं, वो एक्चुअली इस वाले इंजन की तरफ भी जा सकते हैं विद टोयोटा, जैसे कि मैंने बार बार शाउट करके मैं बता रहा हूँ इस पूरी वीडियो में, क्योंकि इस इंजन के साथ में थोड़े डिस्काउंट्स ज़्यादा है। रीज़न बीइंग प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन बिक नहीं रही है ज़्यादा, तो सेल आउट ना करने की वजह से टोयोटा आपको ज़रूर अच्छा खासा इसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। अगर आप बताएं कि मैं फ्रॉन्क्स ले रहा हूँ, अगर आप मुझे ये इंजन दोगे तो मैं ऑप्ट कर लूँगा, तो वहाँ पर ज़रूर आपकी बात जो है वो बन जाएगी और आपको एक बेटर कार मिल जाएगी फॉर द सेम प्राइस। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। Until for the next time, bye bye, take care, keep learning car, bike, whatever vehicle you're having, drive safe guys।